गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। सबसे पहले आज आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकाश वर्ष आप लोगों के जीवन में भी नवीन प्रकाश लेकर के आए। और आज के लिए आप लोगों को आज भी नहीं पढ़ाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम लोग साहित्य पढ़ेंगे। और साहित्य में हम लोग प्रगतिशील यानी प्रगतिशील लेखक संघ पढ़ चुके हैं, यानी प्रगतिवाद पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ प्रयोगवाद भी पढ़ चुके हैं। प्रयोगवाद में हम लोग दो को पढ़ चुके थे। अब प्रयोगवाद से ही संबंधित यानी तार सप्तक में जो संकलित हैं उन्हीं में से कुछ और भी हम लेखकों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज। रामविलास शर्मा जी हैं सबसे पहले। रामविलास शर्मा, ठीक है। ये मूलतः प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये मूलतः प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन क्योंकि बहुत कम समय था, उतने में ही कोई खत्म नहीं हो जाता था अपना मतलब लेखक का जीवन काल, इसलिए ये बाद में लगातार यानी अपने साहित्य सृजन में लगे रहे। तो बाद में आधुनिक काल वाला जो है उसमें यानी स्वतंत्रता के बाद वाले आंदोलन में भी ये सम्मिलित रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 10 अक्टूबर 1912 को 10 अक्टूबर 1912 को उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसमें उनका जो गांव का नाम था वो था सानी ऊंचा गांव। इतना ज़रूरी नहीं है, इतना ज़्यादा कोई उतना भी नहीं पूछता है, इन सब का नहीं पूछते हैं। जो शुरुआत भक्ति काल वगैरह वाले हैं उनके पूछते हैं। और इनकी मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी को हुई थी। 30 मई 2000 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म 1912 में हुआ था। तो अब इनके पुरस्कार के विषय में पढ़ लेते हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 में दिया गया था। और इनकी एक रचना है जो है निराला की साहित्य साधना, ठीक है। तो निराला की साहित्य साधना, आप इसे जीवनी कह सकते हैं। निराला की साहित्य साधना, जीवनी, आलोचना, तो ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। निराला भी इन्होंने लिखा है, निराला की साहित्य साधना भी इन्होंने लिखा है। और निराला जी के जीवन में ये जीवनी के विषय में इसमें पूरा लिखा हुआ है, कैसे कैसे उन्होंने, निराला जी ने अपना जीवन व्यतीत किया, मतलब कि उनके पिताजी का व्यवहार कैसा रहा, सभी चीज़ें इसमें इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है निराला जी के विषय में। इसके बाद इन्हें सलाका सम्मान 1988 का मिला था। 1988 का सलाका सम्मान मिला था। उसके बाद इन्हें भारत भारती पुरस्कार 1990 का मिला। ये उत्तर प्रदेश सरकार देती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार इसको क्या करती है, देती है भारत भारती पुरस्कार। और कई बार कंट्रोवर्सी भी हो जाती है इसमें। तो इसके बाद है व्यास सम्मान, इनको 1991 में मिला था। और इन्होंने सिर्फ ना तो कविताएं ही की हैं और ना ही क्या है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आलोचनाएं लिखी हैं। बल्कि इन्होंने क्या लिया है, भारत की जो भाषा, भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, तो भाषा संबंधी भी इन्होंने साहित्य लिखा है। तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो इन्होंने भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी लिखा था, ठीक है, जिसके लिए इन्हें 1991 का व्यास सम्मान मिला था। तो इन्हें अकादमी पुरस्कार भी मिला, व्यास सम्मान भी, दोनों मिला इनको। इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद, यानी कि इनके जहाँ तक की आलोचक की बात आती है तो रामविलास शर्मा ही ऐसे आलोचक रहे हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रख कर के मूल्यांकन करते हैं सभी चीज़ें। यानी इन्होंने साहित्य में भी लिखा, भाषा भी में लिखा, और समाज से संबंधित भी यानी कविताएं वगैरह भी जो भी इनको संबंध यानी आया वो भी लिखा। तो फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने पहले से इसे थोड़ा सा लिखा हुआ था, जिससे कि आप लोगों का समय उतना बर्बाद ना हो।
ठीक है। अब यानी कि ये माना जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद सबसे अच्छे आलोचकों में से रामविलास शर्मा का पहला नाम आता है। यही कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के बाद रामविलास शर्मा ही, ठीक है, एक जो है सर्वांगीण आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, अब इनकी रचनाएं देखेंगे हम। रचनाएं का मतलब कविता इनके बहुत कम ही हैं, ठीक है। कारण ये चीज़ है कि ये लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, और जो तार सप्तक में कविताएं छप गईं, फिर उनको अलग से ये लोग मतलब प्रकाशित नहीं करवाते थे। तो सदियों के सोए जाग उठे, ये इनकी काव्य संग्रह है। सदियों के सोए जाग उठे, इसके बाद है रूप तरंग, ठीक है। रूप तरंग में भी इनकी कई कविताएं, कई सालों की कविताओं का संग्रह है। बुद्ध वैराग्य, ठीक है। तो बुद्ध वैराग्य एवं प्रारंभिक कविताएं, ये इसमें पूरा नाम है, लेकिन बुद्ध वैराग्य आप इधर याद रखिए, इतना बहुत है। इस वजह से तार सप्तक में जो इनकी क्या है रचनाएं हैं, तार सप्तक की कविताएं हैं। तो तार सप्तक की कविताएं हैं ये, यानी जो तार सप्तक में इनकी कविताएं संकलित की गई थी, उनकी बात की जाती है, ठीक है। तो ये इनकी काव्य संग्रह है, यानी सदियों के सोए जाग उठे, रूप तरंग, बुद्ध वैराग्य और तार सप्तक की इनकी कविताएं। तो तार सप्तक की कविताएं नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये सिर्फ यहाँ पर मैंने आप लोगों को फिर से याद दिलाने के लिए लिख दिया है कि तार सप्तक के ही क्या रहे हैं, कवि रहे हैं। इसके बाद है उपन्यास। इन्होंने जो प्रमुख उपन्यास है वो 4 दिन है इनका, यही पूछा जाता है उमन, और नहीं पूछे जाते। इन्होंने 2 नाटक भी लिखे हैं, महाराजा कठपुतली सिंह और पाप के पुजारी। तो पाप के पुजारी और महाराजा कठपुतली सिंह, इन्होंने 2 नाटक भी लिखे। तो उपन्यास हो गया 4 दिन, नाटक महाराजा कठपुतली सिंह और पाप के पुजारी। और आप लोगों को ये याद है ना कि हमने ये चीज़ कहा था कि हम अलग अलग इनको नहीं पढ़ेंगे, यानी जब हम क्या पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे या आत्मकथाएं पढ़ेंगे, उसमें हम इन्हें फिर दोबारा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार हम पढ़ चुके होते हैं। यहाँ हम सिर्फ कविताएं नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका सर्वांगीण इनका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ें इन्होंने जो लिखी हैं वो यहीं पर देख लेते हैं। बाद में यदि बहुत मुख्य यानी महत्वपूर्ण रहा तो पढ़ लेते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। पहले हम उनके विषय में पढ़ चुके होते हैं। चलिए, आत्मकथा। इन्होंने आत्मकथा 2 मूलतः लिखी है। एक है मेरे साक्षात्कार, ठीक है। तो एक मेरे साक्षात्कार इनका आत्मकथा है, दूसरा है अपनी धरती अपने लोग, ये 3 खंड में प्रकाशित हुआ है। अपनी धरती अपने लोग जो है, ये 3 खंडों में इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है। एक इनकी जो है, एक अत्र कुशलम तत्रास्तु, अमृतलाल नागर से जो इन्होंने, अमृतलाल नागर भी एक क्या है लेखक हैं, ठीक है, हिंदी के, जिनसे इन्होंने पत्र व्यवहार जो किया था, ठीक है। तो यही तो है अत्र कुशलम तत्रास्तु। आप इसे पत्र यानी विवरण भी कह सकते हैं या पत्र संग्रह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसे आप इसे पत्र व्यवहार है, तो आप इसे पत्र संग्रह भी कह सकते हैं। तो पत्र संग्रह भी क्या होता है, एक साहित्य होता है जिसमें पत्राचार साहित्यकारों के जो मध्य होता है, बाद में कोई साहित्यकार, उन्हीं में से कोई साहित्यकार या कोई बाद में आने वाला साहित्यकार वो क्या करता है, उन पत्रों को प्रकाशित करवा देता है। तो जिसे यानी कि पत्र साहित्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इनका पत्र साहित्य है, ठीक है। तो पत्र साहित्य यानी कि पत्र व्यवहार किसी के विषय साथ में होता है, तो उसे बाद में प्रकाशित करवाया जाता है, क्योंकि इनके जीवन से ही संबंधित होता है, इसलिए आत्मकथा के अंतर्गत मैंने इसको लिख दिया। लेकिन यदि इनका ये पूछा जाए कि किस विधा की रचना है, तो ये पत्र साहित्य यानी कि विधा की रचना मानी जा सकती है, कि पत्र विधा की है, ये मानी क्या जा सकती है, यानी कि है ही। तो आत्मकथा में मेरे साक्षात्कार, अपनी धरती, अपने लोग, ये 3 खंडे में, और फिर अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये अमृतलाल नागर जी से जो पत्र व्यवहार है, तो ये पत्र साहित्य के अंतर्गत इनका लिखा गया है। तो इसके बाद इनका जो कुछ अगली रचनाएं हैं, खास करके इनकी आलोचनात्मक रचनाएं, और उसके साथ साथ
भाषा विज्ञान पर लिखी गई रचनाएं हैं। तो चलिए आगे उनको देखते हैं। इनकी पहली आलोचना निराला जी की कविता थी, जो कि 1934 में चांद पत्रिका में छपी थी। तो पहली जो आलोचना है वो हम निराला जी की कविता है, इनकी पहली आलोचना है। ठीक है, इसके बाद इनकी जो प्रमुख आलोचनाएं ही पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, इसलिए हम उन सभी को न पढ़ करके कुछ प्रमुख प्रमुख इनके आलोचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो उन प्रमुख आलोचनाओं में आती हैं प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र इन्होंने इन पर प्रेमचंद पर दो लिखी हैं, प्रेमचंद और उनका समय। फिर इसके बाद है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। इसमें इन्होंने भारतेंदु युग के पूरे विषय में लिखा है, भारतेंदु पर इन्होंने अलग आलोचना लिखी है, और भारतेंदु युग इनका एक अलग है। इसके बाद इन्होंने एक निराला नाम की आलोचना लिखी है। देखिए, निराला जी की कविता अलग है, निराला अलग है। फिर इन्होंने प्रेमचंद लिखा है, प्रेमचंद्र और उनका युग, उनका युग। फिर उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र अलग लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्होंने अलग रचना लिखी है, यानी कि जो आलोचना है वो अलग लिखी है। तो हर एक में इन्होंने एक एक दो दो इन्होंने लिखा है। इसके बाद है प्रगति और परंपरा, प्रगति और परंपरा। साथ में संस्कृत और साहित्य, संस्कृति और साहित्य। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। क्योंकि जब कोई भी आलोचक अच्छी तरीके से अध्ययन करता है तो फिर लगभग जो है वो उस चीज़ को, बात को अपने शीर्षक के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश भी करता है। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, यानी जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल से हिंदी आलोचना प्रारंभ हुई उसका इन्होंने इसमें वर्णन किया है। इसके बाद है निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, साहित्य साधना। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें इसी के लिए मिला है, और ये 3 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, 3 खंडों में प्रकाशित है, जिनमें पहला जो खंड है वो उनकी जीवनी है,
दूसरी जो खंड है वो आलोचना है, और तीसरा है पत्राचार। यानी कि ये 3 खंड में प्रकाशित है। तो साहित्य की साधना, निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में यानी कि इनका प्रकाशित है। इसके बाद है नई कविता। नई कविता अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद। और यदि आप लोग साथ में नोट्स बना रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो इसको एक दो बार देख लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोगों के पास नोट्स यानी कि तैयार हो जाएगा। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य। प्रगतिशील साहित्य। इतनी आलोचनाएं इन्होंने लिखी हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो लिखी ही नहीं है, लेकिन इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बराबर आलोचक माना जाता है। हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं। आप लोगों को यदि कभी भी समय मिलेगा और आप लोग यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो समस्याएं हैं उनके विषय में इन पढ़ना चाहेंगे तो इनकी आलोचना पढ़िएगा। ये काफ़ी अच्छी जो है ना इनकी आलोचना है। साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं। फिर है भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य की भूमिका। भारतीय साहित्य की भूमिका। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ थे। ठीक है, और भी इन्होंने कई आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ये इनका प्रमुख प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। जैसे प्रेमचंद्र हैं, भारतेंदु युग है, और तो प्रेमचंद पर भी इन्होंने 2 लिखे हैं, प्रेमचंद और उनका युग। और भारतेंदु युग पर भी, कहने मतलब है इसमें सिर्फ प्रेमचंद का लिखा है, प्रेमचंद और उनका युग में उनके यानी जो साथ के लेखक हैं उनके विषय में लिखा है। इसी तरह से इन्होंने भारतेंदु युग और हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ये अलग अलग हैं। तो उस समय भारतेंदु युग के लेखकों के विषय में, और इस समय इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में लिखा है। आगे जो लिखा हुआ है इनकी प्रगति और परंपरा, संस्कृत और साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी साहित्य की आलोचना, ये बता चुका हूं मैं। निराला की साहित्य साधना, ये 3 खंड में प्रकाशित है, यानी 3 खंड हैं इसके, जीवनी, आलोचना और पत्राचार। आप लोगों को इतना वो नहीं है कि किस सन में और कब प्रकाशित हुआ, इतनी की उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप लोग पहला वाला जानना चाहते हैं तो पहला वाला मैं बता देता हूं कि 1900 ठीक है 69 ईस्वी में इसका पहले वाले का प्रकाशन हुआ था। दूसरा वाला 72 में, तीसरा वाला 1976 में प्रकाशित हुआ था। नाम हम उनकी यानी पहली वाली को जीवनी कह सकते हैं, दूसरी वाली को आलोचना, तीसरी वाले में पत्राचार कह सकते हैं, या उनके विषय में जो भी आपस में बात यानी कि आदान प्रदान हुआ। नई कविता अस्तित्ववाद, यानी नई कविता में अस्तित्ववाद के विषय में इन्होंने इसमें अपनी लेखनी चलाई है। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं और भारतीय साहित्य की भूमिका, ये प्रमुख है इनका। इसके बाद हम इनकी पढ़ लेते हैं जो भाषा विज्ञान संबंधी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो भाषा विज्ञान संबंधी रचनाएं,
भाषा विज्ञान संबंधी जो इनकी रचनाएं हैं, व्यास सम्मान इसी के लिए इनको मिला है, भाषा विज्ञान संबंधी। भाषा और समाज, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, भारत की भाषा समस्या, इसके बाद है भारत के प्राचीन, भारत के प्राचीन भाषा परिवार, भाषा परिवार और हिंदी, और हिंदी, ये 3 भाग में प्रकाशित है। ये 3 भाग में इनकी प्रकाशित रचना है, और इसी के लिए इनको क्या मिला है, आप लोग जानते हैं कि अभी पहले ही बात कर चुके हैं कि इसके लिए इन्हें एक पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, जिसे हम व्यास सम्मान कहते हैं। और इनको व्यास सम्मान जो मिला था वो 1991 का मिला था, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। तो काफ़ी विशद इन्होंने इसके विषय में जानकारी प्रदान की है। तो ये रामविलास शर्मा के थे, जो प्रगतिशील आंदोलन के एक स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन ये तार सप्तक में संकलित कवियों में से भी एक प्रमुख कवि हैं। अब अगले हमारे जो लेखक हैं, ठीक है, उन्हें हम पढ़ेंगे, और वो हैं, वो भी तार सप्तक के ही लेखकों में से हैं। वो हैं हमारे नरेश मेहता। तो नरेश मेहता भी तार सप्तक के प्रमुख कवियों में से एक अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। जो नरेश मेहता हैं, ठीक है, नरेश मेहता का जो मूल नाम था वो पूर्ण शंकर नाम था। इनका मूल नाम पूर्ण शंकर था, ठीक है। ये वैष्णव परंपरा के कवि माने जाते हैं, वैष्णव परंपरा के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 15 फरवरी 1922 को शाजापुर मध्य प्रदेश का एक शहर है, ठीक है, वहाँ पर हुआ था। 15 फरवरी 1922 को शाजापुर में इनका जन्म हुआ था, और 22 नवंबर 2000 की इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि 2000 में ही अभी जो हमने रामविलास शर्मा को पढ़ा था, उनकी भी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। इनका नवंबर में हुई था, उनका मई में हुआ था। तो 12 फरवरी 1922 और उनका था 1912 और 1912, और ये इनका 22 में है, और 22 नवंबर 2000 में इनकी मृत्यु हुई है। देखिए, इनका पुराना नाम यानी कि मूल नाम पूर्ण शंकर था, लेकिन नरसिंहगढ़ वहाँ पर एक राजशाही है, जैसे उत्तराखंड में टिहरी राजशाही थी, ठीक है। तो इसी तरह से वहाँ पर नरसिंहगढ़ की राजशाही थी। वहाँ की राजमाता ने इनको नरेश की उपाधि दी थी, ठीक है। तो इसके बाद ये नरेश मेहता नाम से ही क्या करने लगे थे, कविता करने लगे थे। तो अब देखिए, यानी कि कहने मतलब ये है कि इनका ये मूल नाम नहीं था, तो इन्हें नरसिंहगढ़ की राजमाता द्वारा नरेश की उपाधि दी गई, यानी नरेश नाम उपाधि दी गई। इसी नाम से फिर इन्होंने साहित्य साधना प्रारंभ कर दी, यानी नरेश मेहता के नाम से। इनके पुरस्कार कुछ हैं। इन्हों ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 का मिला है, और आप लोग जानते हैं कि 1984 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी रचना के लिए नहीं दिया जाता है, ये संपूर्ण जीवन की रचनाओं के लिए दिया जाता है। तो इन्हें 1992 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान प्राप्त हुआ है। अब तो आप सब लोग समझ गए होंगे इन्हें पढ़ना क्यों जरूरी है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1988 का मिला है। तो इन्हें इनकी एक रचना है अरण्य, ये इनकी रचना
रचना जब मैं बोलता हूं तो आप लोग समझ जाइए कि रचना का मतलब है काव्य रचना, और काव्य हम लोग पढ़ने, तो काव्य रचना के लिए इन्हें 1988 का इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ज्ञानपीठ भी इन्हें मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। इसके बाद इनकी रचनाएं हैं, वन पंखी सुनो, वन पंखी सुनो। तो जो शाजापुर वगैरह है मध्य प्रदेश में, ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि जैसे उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा जंगल है, वहाँ पर भी जंगल है, ठीक है। तो यानी कि वन पंखी, पंखी मतलब पक्षी, वन में जो यानी विचरने वाले पक्षियों को ये, यानी कि ये इनकी कविता भी है और ये काव्य संग्रह भी है। बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को। इस बात है पिछले दिनों नंगे पैर, पिछले दिनों नंगे पैर भी इनकी क्या है, एक रचना है। इसके बाद है मेरा समर्पित एकांत, ठीक है, मेरा समर्पित एकांत इनकी एक रचना है। इसके बाद उत्सव, ठीक है, उत्सव। और इसे तुम मेरा मौन हो, तुम मेरा मौन हो। और इसके बाद है देखना एक दिन, देखना एक दिन। और अरण्या यानी कि अरण्य। यही वो रचना है जिसके लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर है पर्व, इनकी एक रचना है पर्व। इसके बाद है रचना है इनकी चैत्या, ठीक है, ये इनकी रचना चैत्या है। तो और इसके बाद है संशय की एक रात, और महाप्रस्थान, और प्रबाद, साबरी, और प्रार्थना पुरुष। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों से बता देता हूं कि चैत्या के बाद यहाँ से यहाँ तक जो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या हैं, ये इनके खंड काव्य हैं, इनके खंड काव्य हैं, इनके खंड काव्य हैं। अब इसमें दो के विषय में आप लोगों को बता ही देना चाहता हूं। संशय की एक रात, जो संशय की एक रात है ना, ये किसके ऊपर लिखी गई है, ये राम के ऊपर संशय के लिए लिखी गई। जब राम क्या करते हैं, यानी कि राम का संशय, राम का संशय का मतलब ये हुआ कि राम को ये संशय होता है, संशय का मतलब सोच विचार होता है कि मैं जो युद्ध कर रहा हूं सिर्फ एक स्त्री के लिए, ठीक है, वो उचित है अथवा अनुचित है। यानी सीता को प्राप्त करने के लिए मैं इतना बड़ा जो है नरसंहार कर रहा हूं, क्या ये उचित है अथवा अनुचित है। तो वो सोचते हैं रात्रि भर, फिर उसके बाद वो निर्णय लेते हैं। वो निर्णय ये लेते हैं कि यदि कोई ऐसा कार्य है, ठीक है, प्रजा जिसमें प्रजा हित हो, ठीक है, तो उस कार्य को करना चाहिए, चाहे उसमें कुछ नुकसान भी उठाना पड़े। तो यानी प्रजा हित में जो कार्य किया जाता है वो आवश्यक हो, तो कुल मिलाकर के युद्ध, प्रजा हित में यदि युद्ध आवश्यक है, ठीक है, तो उसे किया जाना चाहिए। और क्यों आवश्यक था, आवश्यक इसलिए था, जो राक्षस जाति थी जब तक उसका विनाश नहीं होगा तब तक क्या होगा, सब लोग सामान्य तौर पर जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि राक्षसों ने बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रखा था। तो इसमें संशय की एक रात में मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें राम के मन में एक संशय उत्पन्न होता है कि मैं सीता के लिए जो युद्ध कर रहा हूँ वो उचित है या अनुचित है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि ये सिर्फ सीता के लिए युद्ध नहीं है, ठीक है, ये तो मानवता के कल्याण के लिए युद्ध है, प्रजा के हित के लिए युद्ध है, ठीक है। तो प्रजा के लिए युद्ध यदि किया जाता है तो वो कहीं से भी बिल्कुल गलत नहीं होता। इसलिए संशय को त्यागो और सुबह उठो, धनुष बाण उठाओ और युद्ध में रत हो जाओ, ठीक है। इसके बाद प्रार्थना पुरुष, प्रार्थना पुरुष भी इनका एक खंड काव्य है, ठीक है, जिसमें इन्होंने गांधी के जीवन के विषय में लिखा हुआ है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रार्थना पुरुष से गांधी की जीवनी लिखी गई। तो ये दो खंड काव्य जो हैं वो मैंने आपको इनके बता दिए। संशय की एक रात भी खंड काव्य है, महाप्रस्थान भी खंड काव्य है, प्रबाद भी खंड काव्य है, साबरी भी है, प्रार्थना पुरुष भी, सब खंड काव्य है। चलिए अब इसके बाद है
इनका उपन्यास, ठीक है। तो उपन्यास है इनका डूबते मस्तूल, डूबते मस्तूल। और यह पथ बंधु था। बंधु का मतलब है यानी पथ का मतलब रास्ता, बंधु का मतलब यही एक क्या था, अपना था। अपना, बंधु का मतलब अपना ही होता है, सहारा होता है, ठीक है। तो पथ बंधु था। इस बात है धूमकेतु, एक श्रुति, एक श्रुति। फिर है नदी यशस्वी है, नदी यशस्वी है। दो एकांत, तो एकांत तो एक ही होता है ना, दो एकांत तो होते नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा है दो एकांत। इसके बाद है प्रथम फाल्गुन, ठीक है। प्रथम फाल्गुन का मतलब खुशियों के समय की बात की जाती है। इसके बाद है उत्तर कथ। उत्तर कथ इनका जो है वो उपन्यास वो है जो दो भाग में प्रकाशित हुआ है। तो डूबते मस्तूल, यह पथ बंधु था, धूमकेतु, एक श्रुति, नदी यशस्वी है, और दो एकांत, प्रथम फाल्गुन और उत्तर कथ, ये दो भाग में क्या है, यानी कि प्रकाशित है। इसके बाद इनका है एक कहानी संग्रह, और उस यानी कि कहानी संग्रह कुछ हैं जिनमें तथापि, एक समर्पित महिला, और जलसा घर। तो जलसा आप लोग जानते हैं, इन्होंने एक दो शब्द किसमें प्रयोग किया है, अरबी फारसी के भी प्रयोग कर लिए हैं। तो जलसा का मतलब है कि ऐसा यानी कि स्थान जहां पर क्या होता है, सभा होती है, ठीक है। तो सभा को ही क्या कहा जाता है, जलसा कहा जाता है। तो इन्होंने लिखा है जलसा घर, ठीक है। ये इनकी कहानियां हैं, तथापि, समर्पित महिला और जलसा घर। इसके बाद इनका नाटक है, इनका जो नाटक है उसका नाम है सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं, ठीक है। सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं, इनकी जो है ये नाटक है। इसे आप लोग मात्रा में समझिएगा, ये यात्रा है, खंडित यात्राएं। इस बाद इनका एक संस्मरण है, यह है प्रदक्षिणा अपने समय की। जब हम संस्मरण लिखेंगे तो इनको सबको छोड़ देंगे। तो इसमें प्रदक्षिणा अपने समय की, प्रदक्षिणा का मतलब होता है कि चारों तरफ घूमना। जैसे वो होते हैं ना, कहीं आप मंदिर वगैरह में जाते हैं हम लोग, तो वहां पर क्या करते हैं, जो मंदिर के चारों तरफ घूम करके आप लोग यानी प्रार्थना करते हैं, उसी को ही प्रदक्षिणा कहा जाता है। तो प्रदक्षिणा यानी कि अपने समय की, अर्थात जो इन्होंने समय व्यतीत किया, हमने समय व्यतीत किया, उसे यानी कि उसको चारों तरफ से घूम करके देखना, उसे प्रदक्षिणा कहा जाता है, अर्थात संस्मरण करना। इस बात है यात्रा वृत्त, इनका यात्रा वृत्त है एक साधु न चले जमात। जमात का मतलब होता है इकट्ठा, संघ में गठन यानी संगठित होकर के चलना, ठीक है। तो ये जमात जो शब्द है ये उर्दू अरबी फारसी का शब्द है, ठीक है। तो जमात का मतलब होता है संघ, ठीक है, या एकत्रीकरण। जब क्या होते हैं यानी कि वो आप जैसे झुंड कह सकते हैं, ठीक है। तो साधु न चले जमात, अर्थात जो साधु होता है वो क्या होता है, वो अपना अलग ही उसका रास्ता होता है। वो अ, इनके साथ जो सांसारिक लोग होते हैं उनके साथ वो नहीं चलता है, उसकी अपनी सोच क्या होती है, और सभी चीज़ें वो अलग होता है। तो आज यही दो लेखक हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, और आप लोगों को काफ़ी काम वगैरह भी होगा, तो अपना आप लोग के मार्केट वगैरह जो जाइएगा, जो भी है अपनी ख़रीदारी वगैरह कीजिएगा, और घर के भी कुछ काम होंगे तो आप लोग देखिएगा। और फिर से एक बार आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर आप लोगों के प्रकाश यानी आप लोगों के जीवन में जैसे ये प्रकाश है, इसी तरह का नवीन प्रकाश लेकर के आए। आप सभी लोगों को, आपके परिवार के सहित सभी यानी परिवारी जनों को भी यानी हम लोगों की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलेंगे अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास का भी ध्यान रखिएगा, जो घर में छोटे बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।